नमस्कार बच्चों, आप लोग का हमारे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th की एनसीईआरटी इंग्लिश द फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक का हम हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे, जो कि बहुत ही मज़ेदार है और हमको पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा कि आप एग्जाम में कोई भी प्रश्न को छोड़ दें। बिना देरी किए हुए चलिए हम शुरू करते हैं, लेकिन एक छोटा सा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाला अपडेट आपको मिल सके और हमको भी थोड़ा मोटिवेट मिलता रहे आपसे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट पेज है बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। Anneliese Mary Annie Frank, 12th June 1922, February March 1945, was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and four friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. Her family had moved to Amsterdam after Nazis gained the power in the Germany, but were trapped when the Nazis' occupation extended into the Netherlands. As persecution against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto's Frank office building. After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system, where Annie died of typhus in Belgium within days of her sister, Margot Frank. Her father Otto, the only survivor of the group, returned returned to Amsterdam after the war ended to find that her diary had been saved. Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. The diary was given to Annie Frank for her 13th birthday and chronicles the event of her life from 12th June 1942 until its final entry of 1st August 1944. It was eventually translated from its original Dutch into many languages and become one of the world's most widely read books. There have also been several films, television, and theatrical productions, and even an opera based on the diary, described as the work of nature, as the work of mature and insightful mind. The diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. Annie Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. इस पूरे पेज की हिंदी को हम बताएंगे, बहुत शानदार इसको हमने लिखा है। चलिए शुरू करते हैं। आपके पढ़ने से पहले। एनालिस मैरी एनी फ्रैंक 12 जून 1929 को पैदा हुई थी और फरवरी या मार्च में 1945 को उनका देहांत हो गया था। एक जर्मन मूल की यहूदी लड़की थी जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में नीदरलैंड पर जर्मन कब्जे के दौरान एम्स्टर्डम में अपने परिवार और 4 दोस्तों के साथ छिपते हुए लिखा था। नीदरलैंड में नाजियों के सत्ता हासिल करने के बाद उनका परिवार एम्स्टर्डम चला गया था। जैसे जैसे उत्पीड़न बढ़ता गया, परिवार जुलाई 1942 में उनके पिता ओटो फ्रैंक के कार्यालय भवन के छिपे हुए कमरों में छिप गया। 2 साल तक छिपने के बाद समूह को धोखा दिया गया और एकाग्रता शिविर प्रणाली में ले जाया गया, जहां एनी की उसकी बहन मार्गोट फ्रैंक के कुछ दिनों के भीतर बर्गन बेल्सन में टाइफस से मृत्यु हो गई। उसके पिता ओटो समूह के एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति थे। युद्ध समाप्त होने के बाद एम्स्टर्डम लौट आए और पाया कि उनकी डायरी बच गई थी। यह मानते हुए कि यह एक अनोखा रिकॉर्ड था, उन्होंने इसे द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल नाम से अंग्रेजी में प्रकाशित करने के लिए कार्यवाही की। यह एक तस्वीर है जैसा कि मैं चाहता था कि जर्मनी, लेकिन जब मैं खुद को हर समय देख रहा था तो मैं फंस गया था।
तब शायद मुझे हॉलीवुड में आने के लिए नाजी कब्जे का मौका मिलेगा। एनी फ्रैंक 10 अक्टूबर 1942 यहूदी आबादी के खिलाफ। यह डायरी एनी फ्रैंक को उनके 13वें जन्मदिन पर दी गई थी और इसमें 12 जून 1942 से लेकर 1 अगस्त 1944 की अंतिम प्रविष्टि तक उनके जीवन की घटनाओं का वर्णन है। अंततः इसका मूल डच से कई भाषाओं में अनुवाद किया गया था और यह दुनिया की सबसे व्यापक भाषाओं में से एक बन गई। पुस्तकें पढ़ना, डायरी पर आधारित कई फिल्में, टेलीविजन और नाट्य प्रस्तुतियों और यहाँ तक कि एक ओपेरा भी बनाया गया है। एक परिपक्व और अंतर्दृष्टि पूर्ण दिमाग के काम के रूप में वर्णित डायरी नाजी कब्जे के तहत दैनिक जीवन की एक अंतरंग परीक्षा प्रदान करती है। एनी फ्रैंक नरसंहार पीड़ितों में सबसे प्रसिद्ध और चर्चित लोगों में से एक बन गई। हमारा दूसरा पेज है। Writing in a diary is a really strange experience for someone like me, not only because I have been written anything before, but also because it seems to be that later on neither I nor anyone else will be interested in the moseying of 13th-year-old schoolgirl. Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have a greater need to get all kinds of anything off my chest. Paper has more patience than people. I thought of this saying one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. I finally stayed where I was brooding. Yes, paper does have more patience and silence. Since I am not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. Now I am back to the point that prompted to keep a diary in the first place. I don't have a friend. Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world, and I am not have loving parents and a 16th-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. I have a family, loving aunts, and a good home. No, on the surface, I seem to have everything except my one true friend. All I think about when I am with friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. We don't seem to be able to get any closure, and that's the problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. In any case, that's just how things are, and unfortunately, they are not liable to change. This why I have started the diary to enhance the image of this long-awaited friend in my imagination. I don't want to jot down the fact in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I am going to call this friend Kitty. मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए यह डायरी में लिखना वास्तव में एक अजीब अनुभव है। केवल इसलिए नहीं कि मैंने पहले कभी कुछ नहीं लिखा, बल्कि इसलिए भी कि मुझे ऐसा लगता है कि बाद में ना तो मुझे और ना ही किसी और को एक 13 वर्षीय स्कूली छात्रा के चिंतन में कोई दिलचस्पी होगी। ओह ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लिखने का मन करता है और मुझे हर तरह की चीज़ों को अपने सीने में उतारने की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। कागज़ से लोगों से
कागज में लोगों से ज़्यादा धैर्य है, मैंने सोचा। यह कहावत उन दिनों में से एक थी जब मैं महसूस कर रहा था, थोड़ा उदास था और अपने साथ घर पर बैठा था। ठुड्डी मेरे हाथों में उबा हुआ और उदासीन, आश्चर्यचकित, चाहे अंदर रहना हो या बाहर जाना हो, आखिरकार मैं वहीं रुक गया जहां मैं था। सोच रहा था, हाँ, कागज में अधिक धैर्य होता है। और चूंकि मैं किसी और को पढ़ने देने की योजना नहीं बना रहा था, इस कठोर समर्थित नोटबुक को भव्य रूप से एक कहा जाता है डायरी, जब तक मुझे कोई सच्चा दोस्त नहीं मिल जाता। यह शायद थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं उस बिंदु पर वापस आ गया हूँ जिसने मुझे सबसे पहले एक डायरी लिखने के लिए प्रेरित किया। मेरा कोई दोस्त नहीं हूँ। मैं इसे और अधिक स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ क्योंकि कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 वर्षीय लड़की दुनिया में बिल्कुल अकेली है, और मैं नहीं हूँ। मेरे पास प्यारे माता पिता और एक 16 वर्षीय बहन है, और लगभग 30 लोग हैं जिन्हें मैं दोस्त कह सकता हूँ। मेरा एक परिवार है, प्यारी चाचियाँ हैं और एक अच्छा घर है। नहीं, ऊपर से देखने पर लगता है कि मेरे पास सब कुछ है सिवाय मेरे एक सच्चे दोस्त के। जब मैं दोस्तों के साथ होता हूँ तो बस अच्छा समय बिताने के बारे में सोचता हूँ। मैं रोजमर्रा की सामान्य चीजों के अलावा किसी और चीजों के बारे में बात करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाता। ऐसा लगता है कि हम और करीब नहीं आ पा रहे हैं, और यही समस्या है। शायद यह मेरी गलती है कि हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। किसी भी मामले में चीजें ऐसी ही हैं, और दुर्भाग्य से वे बदलने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। यही कारण है कि मैंने डायरी शुरू की। अपनी कल्पना में इस लंबे समय से प्रतीक्षित मित्र की छवि को बेहतर बनाने के लिए मैं इस डायरी के तथ्यों को उस तरह से लिखना नहीं चाहता जैसा कि ज्यादातर लोग करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि डायरी मेरी मित्र बने, और मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। इस मित्र को किट्टी कहूँ। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I did better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. My father, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born on 12th June 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. My father immigrated to Holland in 1933. My mother, Edith Hollander Frank, went with him to Holland in September. While Margot I were spent to Aachen to stay with our grandmother, Margot went to Holland in December, and I followed in February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margot. I started right away at the Montessori Nursery School. I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. In the sixth form, my teacher was Mr. Coopers, the headmistress. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation. So many birthdays passed with the little celebration. Grandma died in January 1942. No one knows how often I think of her and still love her. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the others, and Grandma's candle was lit along with the rest. The four of us are still doing well, and
That brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary. इसकी हिंदी है, क्योंकि अगर मैं सीधे इसमें उतर जाऊं तो कोई भी किट्टी को मेरी कहानियों का एक शब्द भी नहीं समझ पाएगा। बेहतर होगा कि मैं अपने जीवन का एक संक्षिप्त विवरण प्रदान करूं, क्योंकि मुझे ऐसा करना पसंद नहीं है। मेरे पिता, सबसे प्यारे पिता जो मैंने अब तक देखे हैं, उन्होंने मेरी माँ से तब तक शादी नहीं की जब तक वह 36 वर्ष के नहीं हो गए और वह 25 वर्ष की हो गई। मेरी बहन मार्गोट का जन्म 1926 में जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में हुआ था। मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। मैं 4 साल की उम्र तक फ्रैंकफर्ट में रही। मेरे पिता 1933 में हॉलैंड चले गए। मेरी माँ एडिथ हॉलैंड फ्रैंक सितंबर में उनके साथ हॉलैंड चली गई, जबकि मार्गोट और मुझे हमारी दादी के साथ रहने के लिए आचेन भेज दिया गया। मार्गरेट दिसंबर में हॉलैंड गई थी और मैं फरवरी में गया था। जब मार्गोट के जन्मदिन के उपहार के रूप में मुझे मेज पर बिठाया गया था, मैंने तुरंत मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से शुरुआत की। मैं 6 साल की उम्र तक वहां रहा। उस समय मैंने पहली बार शुरुआत की थी। छठे रूप में मेरी शिक्षिका प्रधानाध्यापिका श्रीमती कुपेरस थी। साल के अंत में जब हमने हृदय विदारक विदाई ली तो हम दोनों की आंखों में आंसू थे। 1941 की गर्मियों में दादी बीमार पड़ गई और ऑपरेशन करना पड़ा। इसीलिए मेरा जन्मदिन बहुत कम उत्सव के साथ बीता। जनवरी 1942 में दादी की मृत्यु हो गई। कोई नहीं जानता था कि मैं कितनी बार उनके बारे में सोचता हूँ और अब भी उनसे प्यार करता हूँ। 1942 में इस जन्मदिन समारोह का उद्देश्य दूसरों की भरपाई करना था और दादी की मोमबत्ती बाकी चीजों के साथ जलाई गई थी। हम चारों अभी भी अच्छा कर रहे हैं और मुझे यह 20 जून 1942 की वर्तमान तारीख और मेरी डायरी के गंभीर समर्पण पर ले जाता है। हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है दोस्तों। इसके बाद हमारा दूसरा पार्ट है, तो इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा हम आपको बता देंगे तो आपको सारा दिमाग से ऊपर चला जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों एक छोटी सी निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि उन लोग को भी पेपर में पास होना है। हमारी कोशिश है कि हम आपको और अच्छी तरह से पढ़ाएं। हो सकता है आपको कुछ चीज़ न समझ में आया हो, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि आपको और अच्छे से पढ़ाएं, क्योंकि अभी हम यूट्यूब पर नए नए हैं और आप लोग का सपोर्ट ही हमको बेहतर बना सकता है। धन्यवाद दोस्तों, हम आपको बेहतर बनाएंगे, आप हमको बेहतर बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा।